हेलो एंड वेलकम टू एजू ट्राइब। देखिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था, राइट, 24 अगस्त का। 24 अगस्त को उसमें जो शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है पेपर वो आपका उसकी सीरीज़ ए है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया। ओके, तो आपके ऑप्शन है शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अगर आप देखिए तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते थे। वहीं अगर आप अकबर की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य से थे और शेर शाह सूरी सूर्य साम्राज्य से। तो आप ये कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत पहले आया था मुगल साम्राज्य से। तो आपका जो आंसर होगा वो या तो बी होगा या डी होगा, राइट। लेकिन अब इसमें आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। बी क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश पहले आए थे अलाउद्दीन खिलजी से, राइट। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी के समकालीन कौन से आप बोल सकते हो कि इसमें संत थे? तो इसका आंसर है तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड वारन हास्टिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता इज अ वर्क ऑन। तो देखिए चरक संहिता आप बोल सकते हो कि संस्कृत टेक्स्ट है आयुर्वेद के ऊपर, ठीक है, ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो इसका आंसर बी मेडिसिन हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सही मैच करना है और आपको ये बताना है कि कौन सी मैचिंग यहाँ पे सही नहीं दी गई है। तो अगर BC 261 की बात करें तो उसमें कलिंगा वॉर हुआ था, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर AD 78 की बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ शाक एरा की आप बोल सकते हो कि शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है सर। तो वो आपकी 8th सेंचुरी में ही हुई थी स्टार्ट, राइट, 78 AD में ही हुई थी। उसके बाद अगर आप कमेंसमेंट ऑफ मुस्लिम एरा की बात करें तो ये 7th सेंचुरी में हुई थी, यानी कि 622 AD, तो ये भी सही है। फिर आपका चौथा ऑप्शन है कि डेथ ऑफ औरंगजेब आपकी AD 1709 में हुई, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सही यहाँ पे जो डेट है वो थी 3 मार्च 1700, 3 मार्च 1707, ठीक है, इस दिन औरंगजेब की डेथ हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से दादा भाई नारोजी के जानते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो 2 होम रूल लीग हुए थे 1915 और 1916 में, वो किसके लीडरशिप में हुए थे? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के। यहाँ पे जो पहला वाला होम रूल लीग था वो हुआ था लोकमान तिलक के लीडरशिप में और दूसरा वाला एनी बेसेंट के, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे आपको कुछ मैचिंग करनी है और उसमें बताना है कि कौन सी मैचिंग सही है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है, आर्य समाज के कौन है, सत्य शोधक समाज के कौन है, ठीक है। देखिए अगर आप सत्य शोधक समाज की बात करें तो इसके जो आप बोल सकते हो कि इससे जो रिलेट करते थे वो थे ज्योतिराव फूले। ओके, तो डी का आप बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। आर्य समाज की अगर आप बात करें, जस्ट अ मिनट, आर्य समाज देखिए इससे रिलेट करते हैं दयानंद सरस्वती, तो इसका 2 हो जाएगा। वहीं रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है कौन, स्वामी विवेकानंद, तो इसका मैचिंग 1 हो जाएगी। ब्रह्म समाज की अगर हम मैचिंग देखें तो इसका है राजा राम मोहन रॉय, तो 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3125 आपको कहाँ, ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, राइट। देखिए महात्मा गांधी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके दौरान ये नारा दिया था, जो उसके लिए स्पीच दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो उसमें ये नारा इन्होंने दिया था, डू और डाई, करो या मरो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से तो वो सीट किसको ऑफर की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। तो देखिए इसका सही आंसर है चेनाब, ठीक है। देखिए चेनाब रिवर, पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। अब बात करते हैं कि वर्नल इक्विनिक्स या वसंत विषुव
कब होता है, तो ये 21 मार्च को होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये कॉपर से आप बोल सकते हो कि कॉपर से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये वन हॉर्न राइनो के लिए आप बोल सकते हो फेमस है, या गेंडे के लिए फेमस है, तो ये है आसाम में, राइट। तो इसका आंसर है बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। देखिए कावेरी नहीं है, गोदावरी नहीं है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आंसर होगा, तो बी होगा आपका सेकंड और थर्ड। अब बात करते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। देखिए बैंक रेट वो होता है जिस रेट पे आप बोल सकते हो कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो जो बैंकें होती हैं उनको जिस रेट पे आप बोल सकते हो कि रुपए उधार देती हैं या लेंड करती हैं, उसको आप बैंक रेट बोलते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, राइट। तो यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हो कि जब आरबीआई, देखिए जब रुपए आप बोल सकते हो कि जब आरबीआई से बोरो करेगी कोई और बैंक रुपए, ठीक है, तो आरबीआई कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसी चीज को बैंक रेट बोलते हैं, राइट, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया की। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अगर आरबीआई देखिए कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करेगा तो क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन में? देखिए अगर आप क्रेडिट क्रिएशन और कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। तो इसकी वजह से अगर कैश रिजर्व रेशियो को आप कम करोगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, इट विल इंक्रीज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, और आप बोल सकते हो कि ज्यादातर उसमें जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, तो इसका आंसर है पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द 100 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, देखिए 100 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो आरबीआई गवर्नर का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तो फेमा का देखिए फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस आप बोल सकते हो कि लिस्ट में इंक्लूड करी गई है? तो इसका आंसर है स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट इज भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ठीक है, तो ये रखी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू, देखिए ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर है आर्टिकल 21A, ओके। देखिए और ये जो आर्टिकल 21A लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 86th अमेंडमेंट के साथ लाया गया था, ठीक है, 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, राइट या। उसके बाद अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलें तो इसमें पूछा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में जाके प्रीएम्बल बना था, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हित के बारे में कहाँ पे कहा गया है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 29 में। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। अगर आप सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें तो उसमें करंट कैरियर्स क्या होते हैं? उसमें करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद 27, लाइट ईयर देखिए किसकी आप बोल सकते हो कि यूनिट होती है? तो लाइट ईयर देखिए वैसे तो डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? लाइट ईयर की डेफिनेशन होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा या। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। उसके बाद 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। देखिए जो 24 कैरेट सोना होता है ना, 24 कैरेट का, उसको आप खरा सोना बोलते हो या प्योर गोल्ड बोलते हो। तो 24 कैरेट से कम है, 24 कैरेट से मतलब 18 कैरेट है, तो 18 कैरेट में कितने प्रतिशत होगा? 75% होगा, राइट। उसके बाद संतरे में बहुआयात में होता है कि संतरे में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो अगर आप संतरे की बात करें
उस संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, राइट। उसके बाद अगर आप 31 की बात करें, देखिए 31 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है लेकिन कन्फ्यूजन है। देखिए कई लोग सोचेंगे कि जो 14 का अंडर रूट होता है वो 196 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 56 दे रखा है, तो ये कैसे हो गया। देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 72 और 56 को, तो ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 7 56 और ये आपका हो जाएगा 8 9 72, तो आपका रेशियो 9/7 बनेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि आप यहाँ पे क्या रखोगे कि आपका 9/7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 18 रखने पे आपका 9/7 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 18 रखोगे तो या ओके, सॉरी नहीं गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। 9/7 यहाँ पे आप 18 क्यों रखोगे, आपका यहाँ पे 324 रखोगे ना, 324 का रूट क्या होता है 18 होता है, 196 का 14 होता है, तो 9/7 आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर 324 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका है इस तरीके से, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये a³ लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका b³ लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे वही चीज़ क्या है, a² है, b² है माइनस ab, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है a प्लस b। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a यहाँ पर आपका 885 हो जाएगा और b आपका 115 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं 33 की, 5√3/5 प्लस √3। तो देखिए अगर आप इसमें 5 माइनस √3 को 5 प्लस रूट यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर 5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका √5 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसको खोलोगे तो इसका आंसर आपका 4 माइनस √15 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, कि ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स बाय 30% इट सेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू रिसीव्ड बाय शॉपकीपर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। देखिए टीवी सेट की, अगर आप टीवी सेट के प्राइस की बात करें, राइट, आप यहाँ पे प्राइस ले लीजिए और यहाँ पे सेल ले लीजिए, ठीक है। और ये आपकी रेवेन्यू हो गया। देखिए पहले प्राइस क्या हुआ है कि 30% से आप बोल सकते हो कि डिक्रीज किया गया है 3% से प्राइस, तो आपका डिक्रीज किया गया है, तो ये आपका प्राइस क्या हो गया 10 से 7 हो गया, ठीक है। डिक्रीज किया गया है ना 30% से। अब अगर सेल की बात करें 20% से बढ़ गया, तो सेल आपकी 5 से 6 हो गई, तो रेवेन्यू आपकी पहले क्या हो रही थी 50 हो रही थी, बाद में 7 छंग 42 हो रही थी, ठीक है। तो आपने ध्यान से अगर देखो तो आपकी जो डिक्रीज हुआ, मतलब रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ, कितना हुआ 8/50, ठीक है। आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8/50 को आप अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका डिक्रीज आ जाएगा 16%, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसमें आपको 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष दी गई है, ठीक है। उसमें अगर आप कोच की भी उम्र अगर शामिल कर देते हैं तो औसत उम्र आपकी 20% से बढ़ जाती है, राइट। तो आपको कोच की उम्र बतानी है। तो देखिए एवरेज यहाँ पे कितना है, एक सेकेंड, देखिए एवरेज यहाँ पे सबका कितना 18.5 है, ठीक है। तो जब कोच को इंक्लूड करेंगे तो 20% बढ़ जाता है, 20% 18.5 का कितना हुआ 3.7, ठीक है। तो जो कोच आएगा वो मतलब अपना वेट तो लेके आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि एवरेज 3.7 यूनिट से बढ़ा है तो सबके लिए भी 3.7 यूनिट लेके आएगा, तो 3.7 तो 4 खिलाड़ियों के लिए लेके आएगा, ठीक है। और अपने लिए तो 18.5 तो वो लेके आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसी हिसाब से, ठीक है, अपनी एज तो वो लेके आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए 18 मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मतलब 3.7 इंटू 4, ये 4 की, और अपनी जो वो लेके आएगा 18.5 और 3.7, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 37 ईयर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। एकल का विलोम शब्द है, एकल का देखिए विलोम शब्द होता है बहुल,
ओके, तो इसका आंसर होगा ए। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए दर्प का मतलब होता है घमंड या अहंकार, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद मन को हरने वाला, तो वो होता है मनोहर। गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका मतलब होता है कि थोड़ी सी बातों में आप बहुत कुछ कह देते हो, राइट, तो इसका आंसर होगा बी। वहीं अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है, तो मतलब आपको सही स्पेलिंग बतानी है महत्वाकांक्षा की। तो यहाँ पे महत्वाकांक्षा की सही जो स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अब मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, देखिए ये आपका एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, तो पहले आप ये कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से पढ़ लेना, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला है, मैंने पढ़ लिया था इसलिए मुझे याद है इसके आंसर। अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, तो इसका मतलब होता है पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। देखिए जो इंसान बहुत सारे काम कर ले एक साथ अच्छे से, उसको आप मैनी साइडेड पर्सनैलिटी बोलोगे। पंडित नेहरू इंजॉयड, तो देखिए पंडित नेहरू को रीडिंग एंड राइटिंग भी पसंद था, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल, ये भी सही है, रेजिस्टिंग टेरनी, तो अत्याचार के खिलाफ थे, तो ये सब वो आप बोल सकते हो कि डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो अगर आप कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो उनके हिसाब से साइंस एंड ह्यूमैनिटी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। यहाँ आपको बताना है कि गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस का मतलब होता है पॉपुलर, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि पारदर्शी, तो इसका जो एंटोनिम बताना मतलब विनोम बताना है तो वो होगा ओपेक, अपारदर्शी, राइट। अब यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो बर्ड्स की स्टडी करता है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करता है? वो मानव जाति की, यानी कि मैनकाइंड की, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, तो देखिए अगर ध्यान से देखें इसका आंसर ऑयल होगा, ठीक है, बाकी सारे देखिए मिल्क के प्रोडक्ट हैं, कर्ड, बटर और चीज, ऑयल नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ लेटर की कोडिंग दे रखी है कि प्रोडक्शंस आपके किसके इक्विवेलेंट है, क्यू क्यू पी सी, इस तरीके से। आप अगर ध्यान से देखें इस सीरीज को तो देखिए P के बाद क्या आता है? Q आता है, R से पहले क्या आता है? Q आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक बार लेटर इंक्रीमेंट हो रहा है और एक बार डिक्रीमेंट हो रहा है, एक बार बढ़ाया जा रहा है, एक बार कम किया जा रहा है, और ये कहाँ तक किया जा रहा है? ये 5 यूनिट तक किया जा रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक किया जा रहा है, और फिर उसके बाद इसको 2 यूनिट से बढ़ाया जा रहा है, फिर 5 यूनिट से वही चीज़ फॉलो की जा रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? इसके हिसाब से आंसर देखिए पी के बाद आप पी को आपने इंक्रीमेंट करा तो क्या हो गया, अब ओरिएंटेशन का आपका आंसर बनाना है, तो ओ को आपने इंक्रीमेंट करा, पी सही है, आर को डिक्रीमेंट करेंगे, क्यू आ जाएगा, सही है। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेंगे, जे आ जाएगा, ई को डिक्रीमेंट करेंगे, डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन को इंक्रीमेंट करेंगे, ओ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन टी के बाद मैंने बताया था कि आपको 2 यूनिट की इंक्रीमेंट करनी है, तो टी यू वी, तो वी आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में यू दे रखा है, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, तो रीता निखिल से किस तरह रिलेटेड है? तो अगर आप बात करें रीता की, आप रीता को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, तो आई एम दी ओनली सन ऑफ हर मदर सन, तो रीता की जो मदर हुई, ठीक है, उनका जो बेटा हुआ उसका लड़का है निखिल, तो उसका लड़का है निखिल। तो अगर आप रिलेशन देखें तो निखिल यहाँ पे रीता का क्या हुआ? निखिल यहाँ रीता का रीता निखिल की यहाँ क्या हुई? बुआ हुई, तो बुआ को इंग्लिश में आंट बोलते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, राइट, 49 का। आप 50 पे देखते हैं कि इफ द 25th ऑफ अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडेज इन द मंथ इज, ठीक है, 25 अगस्त को अगर थर्सडे है तो मंडे, टोटल मंडे कितने होंगे? ठीक है, 25 को अगर आप बोल सकते हो कि थर्सडे है तो मंडे कब होगा? हाँ, मंडे 22 को होगा, ठीक है, तो मंडे आपको 22 को होगा। तो अब आप यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा दो हर 7 दिन का, तो अगला मंडे कब पड़ेगा? 29 को पड़ेगा, ठीक है। बाकी पीछे मंडे कब पड़ेंगे? 22 में से 7 आप माइनस कर दो, 15 को पड़ेगा। फिर कब पड़ेगा? 8 को पड़ेगा, पीछे 8 को पड़ा होगा, सॉरी,
और कब पढ़ा होगा, एक को पढ़ा होगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 मंडे हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अच्छा, इसमें पूछा है कि नॉट इम्प्लीमेंटेड। देखिए, जो लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है ये आपका आप बोल सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन से सिटीज़ में किस सिटी में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो देखिए, गुजरात के राजकोट में इम्प्लीमेंट होना है, ओके, यूपी के लखनऊ में, और एमपी के इंदौर में, झारखंड के रांची में, और तमिलनाडु के चेन्नई में, और त्रिपुरा के अगरतला में। तो अगर ध्यान से देखें तो पटना कहीं भी नहीं आता, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी इज द वर्ल्ड्स 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड? तो इसका आंसर है रिलायंस जियो। सबसे पहले पे है वी चैट, दूसरे पे आपकी है फरारी, ठीक है, तीसरे पे है आपकी रशिया की कोई बैंक है, आई एम नॉट श्योर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। चौथे पे आपकी है चौथे पे कोका कोला, ठीक है, और पांचवें पे आपकी जियो। क्वेश्चन नंबर 53, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये परियोजना कहाँ स्टार्ट किस स्टेट में लॉन्च की गई? तो इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद 54 की बात करें, कोवैक्स, आप बोल सकते हो कि जो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की जो मुफ्त वैक्सीन सबसे पहले किस देश को दी गई है? तो इसका आंसर है घाना। 55, तो हु इज द सेकंड इंडियन बोर्न अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई टू स्पेस? तो इसका आंसर है शिरीषा बांदला, पहली थी कल्पना चावला, ठीक है। उसके बाद 56वें का आपका बताना है कि कौन से भारतीय पहलवान को डोपिंग के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए, डोपिंग क्या होती है? जब आप स्पोर्ट्स में ड्रग का इस्तेमाल करते हो ना, ताकि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए या आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो? डोपिंग बोलते हो। तो इसका आंसर है सुमित मलिक, ठीक है। तो सुमित मलिक पे बैन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम? ई कैबिनेट सिस्टम सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया? हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद UDISE प्लस, ठीक है, ये किसने शुरू किया है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। UDISE का देखिए मतलब क्या होता है, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। स्मार्टफोन मेकर वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? विराट कोहली को। तो आंसर ए हो जाएगा। सुपेस किस चीज से रिलेटेड है? देखिए, सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज किया है, तो इसका आंसर है सी। उसके बाद कितने भारतीय राज्य नेपाल सीमा से साझा करते हैं? तो इसका जो आपका आंसर है वो होगा 5, ठीक है। अब वो कौन कौन से स्टेट होते हैं? वो आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। तो ये 5 आपके स्टेट्स होते हैं, वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। निम्न में से आप बताना है कि कोस्टा रिका किसकी कैपिटल है? तो कोस्टा रिका जो है आपकी कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस। देखिए, जो ये नॉर्थ अमेरिका और ये जो साउथ अमेरिका को जो पट्टी जोड़ती है ना, यहाँ पे कोस्टा रिका पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे आपको बताना है कि जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, मलयालम और इंग्लिश। तो ऑप्शन मलयालम दिया, तो आंसर बी होगा। एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? तो 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर, राइट। या इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका सदस्य देखिए म्यांमार नहीं है, बाकी सारी कंट्री सदस्य हैं, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे पूछा गया है कि अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये देखिए, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पे है, तो आंसर इसका सी होगा। उसके बाद ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट इज 69 कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो इसका आंसर है मरकरी। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर देखिए, यहाँ पे एक फिर से आपको हिंदी में आपको बोल सकते हो कि गद्यांश दिया है, तो इसके आपको आंसर बताने हैं। तो मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ। आप अच्छे से पहले जो गद्यांश दिया है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ओके। तो सबसे पहले 72वें का जो आंसर है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो उसके लिए आंसर है अहिंसा और प्रेम, ओके। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। नेक्स्ट इज 74
किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो देखिए इसका आंसर है डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। देखिए 71 मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं ये बता देता हूँ। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है मानव जाति के विकास के लिए। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। उसके बाद फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का, उसके आपको आंसर बताने हैं। तो ये विज्ञान से रिलेटेड है, आप पढ़ लीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूँ। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, इसका आंसर है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। उसके बाद 77 की बात करें, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीजों से उसे मुक्ति मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। ठीक है, उसके बाद अगर आप 78 की बात करें तो विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो देखिए इसका प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। उसी की वजह से हमको पूरा विश्व अपना परिवार जैसा लगता है। हस्तामलक, देखिए हस्तामलक क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्पष्ट, कोई चीज आपको स्पष्ट दिखे, उससे ये रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा डी, राइट, स्पष्ट और अनायास बोधमय। 80 है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसका आंसर है आपका वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए 81 से 85 में आपको एक क्या दिया गया है? आपको ग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, ग्राफ किसका दिया गया है? ग्राफ आपका दिया गया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का रेशियो दिया गया है 7 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो आपका रेशियो किसका दिया गया है? रेशियो आपका दिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, ये रेशियो आपको दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगे, हिस्ट्री के मार्क्स और ज्योग्राफी के मार्क्स, तो आपका रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर आपका जहाँ पे हिस्ट्री के मार्क्स अगर ग्रेटर देन होंगे ज्योग्राफी से, तो वहां पे आपका रेशियो क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा, राइट। और अगर हिस्ट्री के मार्क्स ज्योग्राफी से कम होंगे, वहां पे आपका रेशियो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो अब आप ये आंसर कीजिए, अब आप आंसर कर पाओगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? तो देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो दिया है, तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री में जिनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, हिस्ट्री में जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उस केस में रेशियो बड़ा होगा। तो रेशियो देखिए कहाँ कहाँ बड़ा है 1 से, 1.25, 1.4, 1.55, 3 जगह पे बड़ा है, राइट। हाउ मेनी गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? हाँ, 3 जगह बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? तो देखिए लेस मार्क्स इन हिस्ट्री मतलब रेशियो 1 से कम होगा। रेशियो 1 कहाँ कहाँ कम है? 1, 2, 3 और चौथा ये 0.95, यानी कि 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो 1, 2, 3, 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4 इज? देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको रेशियो दिया है और कुछ डेटा दिया नहीं गया, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा। अगर आप बात करें द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो आप देखिए मैक्सिमम रेशियो आपका क्या है? 1.55 है। मिनिमम क्या है? 0.35। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1.20। उसके बाद स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। तो हिस्ट्री के मार्क्स आपसे पूछे हैं। ठीक है, चौथे वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो चौथा वाला रेशियो क्या है? 1, 2, 3, 4, 1.25। तो यानी कि आपको हिस्ट्री के मार्क्स पूछे हैं, तो रेशियो क्या दे गया? हिस्ट्री अपॉन 60, यही तो रेशियो आपको दिया गया है 1.25। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हिस्ट्री के मार्क्स क्या आ जाएंगे आपके? 1.25 इंटू 60, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी 75, 75 मार्क्स। अब फिर से आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसको स्टडी करके आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे सारे ही जो आगे के क्वेश्चन है सारे ही ग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे द मैक्सिमम, यहाँ पे हिस्टोग्राम वाला ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मेट्रिक टन। ओके, तो मैक्सिमम राइज इन दी, और यहाँ पे आपको ईयर्स दे रखे हैं कि किस ईयर में रॉ वूल कितनी प्रोडक्शन हुई है रॉ वूल की। तो मैक्सिमम राइज इन दी प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन दी ईयर, किस ईयर में सबसे ज़्यादा राइज हुई थी प्रोडक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या हुआ? -5 यूनिट, मतलब कम हो गई। फिर कितना हुआ? 2 यूनिट बढ़ गई। ठीक है,
फिर यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो 53 और 65, यहाँ पे आपकी 12 यूनिट बढ़ी, ठीक है। यहाँ पे आपकी 11 यूनिट बढ़ी, यहाँ पे आपकी कम हो गई, ठीक है। कितनी कम हो गई? 2, 60 और 16, 76, मतलब 18 यूनिट कम हो गई। फिर अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गई आपकी 5 यूनिट बढ़ गई। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन द ईयर, किस ईयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में राइज हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा राइज हुआ था आपका 53 से 65, ठीक है, यानी कि 12 यूनिट का, राइट। तो आंसर आपका होगा 2016 और 17, सी हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज्ड बाय कितने % ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले 4 ईयर का सम करना है और लास्ट के 4 ईयर का सम करना है और आपको बताना है कितने % इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप दोनों का सम करके माइनस करिएगा तो इसको सॉल्व करिएगा, 22.2 आपका आंसर आएगा। फिर लास्ट में दी एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी 8 ईयर्स वॉज, ठीक है। इसको फिर से क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ इसको। देखिए तो आप अगर इसको सॉल्व करें, पहली अगर 4 यूनिट को आप सॉल्व करें, ओके, तो आप पहले आप इन सबको सम करिए और फिर एवरेज आपको निकालना है, ठीक है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28, 28, 5, 33, 33, 6, 39, 39 और 7, 36, 360 तो आपका ये हो गया, सॉरी 39 और कितना था? 7, तो ये आपका 460 हो गया, ठीक है। अब आपको इंडिविजुअल यूनिट डिजिट वाली जो डिजिट है उनको ऐड करना है। 6, 1, 7, 3, 10, 5, 15, 6, 21 और 8, 29, 29 और 8, 29 और 8 कितना हुआ आपका? 37, 37, 3, 40, तो ये आपका टोटल 500 हो गया, ठीक है। तो 500 आपको अगर 8 से डिवाइड करना है आपको तो आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 62.5 आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप, 8 से डिवाइड करना है तो 8 चंग या 62.5 ही आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 89 पे। द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ था प्रोडक्शन में वो सबसे ज़्यादा किस ईयर में हुआ था। तो हम फिर से अपने ग्राफ में चलते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिक्रीज क्या हुआ था? -18 यूनिट का हुआ था 2018-19 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2018-19। अब क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा था प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014-15 वॉज डैश ऑफ द प्रोडक्शन इन 2019-20। तो 2015-14 में जो प्रोडक्शन हुई थी वो कितने गुना थी 2019-20 में। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा D3/4। कैसे सॉल्व करना है? 2015 में जो मैं बताता हूँ, एक तो ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो आपको 2014-15 में निकालना है टोटल प्रोडक्शन और 2019-20 में निकालना है, ठीक है। और उनका रेशियो कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, यानी कि 91 से 95 फिर से आपको एक आप बोल सकते हो कि एक टेबल दिया गया है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। डेटा दिया गया है। तो इन विच ईयर कमीशन, यहाँ पे देखिए जो सेल्समैन है ABCDE, इनका कमीशन दिया गया है 2000, मतलब हर ईयर में 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर कमीशन अर्न्ड बाय द सेल्समैन C शोड द हाईएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ द प्रीवियस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेल्समैन C है उसने सबसे ज़्यादा कमीशन मतलब किस ईयर में मतलब किस ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कमीशन में। तो अगर आप ध्यान से देखें C सेल्समैन की अगर बात करें तो C सेल्समैन ये हो गया 26,200, 27,800, मतलब कितने का यहाँ पे डिफरेंस हुआ? लगभग 1600 का, ठीक है, 1600 का यहाँ पे डिफरेंस है। वहीं अगर आप इस वाले की बात करें, पहला डिफरेंस कितना है? 1600, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपका डिफरेंस कितना है? तो आपका डिफरेंस है 2 हो गया 28, 400 का, ठीक है। लिखते जाओ आपको याद रहेगा। अब तीसरे वाले में कितना डिफरेंस है? 800 और 100, यानी कि 900 का,
ठीक है। अब चौथे वाले साल में कितना डिफरेंस है, और 300 का ही डिफरेंस है। फिर लास्ट वाले में कितना डिफरेंस है, 600 का ही है। तो अगर आप ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा इंक्रीज इस वाले में हुआ है, पहले वाले में 1600, जब यहाँ से मतलब 2015 से 2016 में गए थे। तो आपका आंसर होगा 2016, राइट। या उसके बाद इन द ईयर 2018 द कमीशन ऑफ बी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कमीशन अर्न्ड बाय ऑल द सेल्समैन इन दैट ईयर। तो आपको बताना 2018 में बी का कमीशन कितना था टोटल कमीशन का। तो बी का कमीशन 2018 में था 28,000। तो आपको 28,000 अपॉन टोटल कितना है 1,46960। अब आपको इसको सॉल्व करना है अप्रॉक्स लेके, ठीक है। अप्रॉक्स लेके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका 19.05 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, कि विच सेल्समैन कमीशन इन 2018 शो द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट इन 2015। विच सेल्समैन कमीशन इन 2018 शो द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट। तो 2018 में, ठीक है, किस सेल्समैन का जो कमीशन है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था ओवर दैट इन 2015, ठीक है। तो ये आप तो आपको इसमें करना क्या है कि 2015 वाले जो फिगर्स हैं इसको 2018 वाले से कंपेयर करना है, ठीक है, और बताना है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस वाले सेल्समैन के लिए हो रहा है। तो ए बी सी डी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आपको सबका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो डी वाले सेल्समैन में मिलेगा, ठीक है, 27,850 और यहाँ 3,060 हो गया लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट कमीशन अर्न्ड बाय एनी सेल्समैन मैक्सिमम। किसी भी सेल्समैन में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि जो हाईएस्ट कमीशन है और लोवेस्ट कमीशन है जो अर्न किया है किसी भी सेल्समैन में, वो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि किस साल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, किसी भी सेल्समैन के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट कमीशन के लिए। तो आपको इसमें देखना, अगर आप 2015 की बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है 28,640, और सबसे छोटी यूनिट आपको पहले यहाँ पे ढूंढनी है, वो है 26,200, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल डिफरेंस आ जाएगा आपका 2,000 और इधर 640, मतलब 2,440 लगभग, 2,440। मैं ये लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा 2,440, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरे वाले साल में देखना है, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई आपकी, सबसे छोटी यूनिट होगी 27,800, ठीक है, 27,800, और सबसे बड़ी यूनिट हो गई 30,040। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, अगर आप इसमें 200 जोड़ोगे तो 28,000 हो जाएगा, 200 और ये 40 और आपको लास्ट में जोड़ना है, तो ये 240 तो ये हो गया, और 3 यूनिट आपका ये हो गया, तो 3,240 ये आपका इसका आ गया दूसरे साल के लिए। अब अगर आप अगर 2017 की बात करो तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, सबसे छोटी यूनिट आपको दिख रही है 25,200, ठीक है, 25,200, और सबसे बड़ी यूनिट आपको 29,800 मिल रही है। तो इसमें आप इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, 800 जोड़ोगे तो 26,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 800 तो ये हो गया, और तो 26 और ये मतलब 29,800, तो ये कितना हो गया, 800 और 800 1600, और 3,600 लगभग आ गया आपका, ठीक है। वहीं आप अगर 2018 की बात करो, 2018 में भी आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली यूनिट देखनी है। तो सबसे बड़ी तो यहाँ पे आपकी 30,060 है, और सबसे छोटी आपकी 28,000 है। तो यहाँ पे लगभग आपकी जो डिफरेंस है वो 2,060 का है, ठीक है, 2,060 का है, 2,060 का है, ठीक है। जगह नहीं है, मैं कहाँ पे लिखूँ, 2,060 का किस वाले में था, 2,060 का इस वाले में था, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,060, ओके। अब देखते हैं इस वाले 2019 में, देखते हैं सबसे बड़ी यूनिट है यहाँ पे 29,800, और सबसे छोटी यूनिट है आपकी 24,600। ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया यार, ये यहाँ पे देखो 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया। अब इस लास्ट वाला, और तो सबसे बड़ा तो यहीं पे दिख रहा है मुझे,
2019 में ये लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाले में अगर 5 यूनिट से बड़ा हुआ तो आंसर ये होगा, नहीं तो 2019 होगा। लास्ट वाले में सबसे बड़ी यूनिट है आपकी 32,000 और सबसे छोटी यूनिट है 27,000, तो 5 का ही है। लेकिन यहाँ पे आपका 5 के से थोड़ा सा 5,000 से बड़ा आ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। ठीक है, 2019 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसमें पूछा गया इन द ईयर 2019 कमीशन अर्नड बाय सेल्समैन डी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कमीशन अर्नड बाय ए। 2000, तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 2019 में ए और डी का कितना क्या डिफरेंस है, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, राइट। तो देखिए 2019 में आपको बताना है कि डी का कमीशन कितने परसेंट था ए का। तो अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, तो इसमें यही दिक्कत है, एक सेकेंड। तो डी का कमीशन कितना था आपका 2019 की अगर आप बात करें तो डी का कमीशन कितना था 29,800, ठीक है, 29,800। और ए के कमीशन का आपका निकालना है कितने परसेंट था, तो ए के कमीशन से डिवाइड करोगे यानी कि 24,600, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, 1 से बड़ा आएगा मतलब आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे परसेंटेज है वो आपका 100 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका डी होगा, राइट, सॉरी डी। अब आपको 96 से 100 फिर से आपको एक टेबल दिया गया है, टेबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा दिया गया है। डेटा क्या दिया गया है कि आपको शेयर ब्रोकर्स के नाम दिए गए हैं और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने लोगों ने अकाउंट उसमें खुलवाया है किस ब्रोकर में, उसका डेटा दिया गया है। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट द मैक्सिमम। किस महीने में अगर एवरेज सबसे ज़्यादा है, अगर आप ध्यान से देखें, सबको मैं ऐड ही कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 ये हो गया, 5, 5, 10 और 110, 112 यूनिट, ठीक है। अब इसको देखो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 4, 11, 110 ये हो गया और 120 ये हो गया और 8, 5, 13 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 133। अब इसको देखते हैं 3, 3, 6, 5, 11, 4, 15, 150 तो ये हो गया और 160, 162 हो गया ये। अब इसकी बात करते हैं 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 150 ये हो गया, 150 और 10 ये हो गया, तो 160 तो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं 5, 4, 9, 4, 13, 6, 19 और 5 या 5, 4, 9, 4, 13, 6, 19, 190 ये होगा, 10 ये 200 तो ये हो गई यूनिट, ठीक है, मतलब 200 इसमें अकाउंट खोले सितंबर के महीने में। अब आप आंसर करो, अब आपके आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट द मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा देखिए अकाउंट किस महीने में खुले हैं, सितंबर में ही खुले हैं 200, तो इसी का एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा, तो आंसर आपका सितंबर हो जाएगा। दूसरा वाला द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन अगस्त इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन जून। तो अगस्त और जून का आपको कंपैरिजन करना है, तो अगस्त में 160, जून में 133, ठीक है। तो आपका ये परसेंटेज आपको निकालना है, तो कितने यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया 7, ये 40, 37 यूनिट का तो डिफरेंस यही हो गया, और ये परसेंटेज आपको निकालना है 133, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 13, 39 लगभग 20 के अराउंड मतलब आएगा कुछ, सॉरी 13, 39 कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, एक सेकंड मुझे दीजिए, जस्ट मिनट, एक सेकंड, ये दोबारा से जोड़ता हूँ। 65, 30, 35, 7 तो 6, 3, 9, 3, 12, 5, 12, 5, 17, 17 और 5, 5, 1 हो, यहाँ पे गलती है, ये 180 होगा आपका, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 47 का आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 47 को 100 मतलब 47 यूनिट बड़ा है, तो आपको परसेंटेज 133 पे निकालना है,
ठीक है। तो 47 डिवाइडेड बाई 133 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 35.3। अब सही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन एंजल टू दैट ओपन इन ज़ीरोधा फ्रॉम मे टू सितंबर। तो एंजल और ज़ीरोधा का कंपैरिजन निकालना है, मे टू सितंबर, एंजल और ज़ीरोधा। तो एंजल के कैलकुलेट करते हैं पहले। 2 2 4 3 7, तो 2 2 4 3 7 6 13, 13 5 18, 13 5 18 और 18 और एक ये 180 ये हो गया, 5 5 10, 190 190 200 208। तो एंजल का आपका हो गया 208, ठीक है। फिर ज़ीरोधा क्या देखते हैं, तो 4 3 7 5 12 3 15 4 19, 190 तो ये हो गया, 5 5 10 ये हो गया 200। आपका रेशियो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। 1 से बड़ा कितना आएगा वो भी आप कैलकुलेट कर लो। 200 को अगर आप 208 से डिवाइड करोगे कितना आएगा लगभग, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये लगभग आएगा 2 कितने 104 बार जाएगा ये 2 से, तो 1.2 फिर डिवाइड, तो ये 1.04 डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बताना इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन द मैक्सिमम। तो आप अगर ध्यान से देखें किस वाले आप बोल सकते हो शेयर ब्रोकर में जो अकाउंट हैं सबसे ज़्यादा खुले हैं। तो फिर से आप अगर ध्यान से देखो, इसके तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिए थे, कितने थे एंजल के 208 थे, ज़ीरोधा के 200 थे, शेर खान के और देख लेते हैं 2 3 3 6 3 9 4 13 13 और ये 130 140 140 माधो 147 तो शेर खान के हो गए, ठीक है। अब इसके देखते हैं ट्रेड बुल के, इसी के सबसे ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो 6 5 11 4 15 4 19 3 22, हाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड बुल के ही है, ठीक है। तो ट्रेड बुल आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दी एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड इन ट्रेड बुल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट शेयर खान। अरे यार यहाँ पे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से। 6 5 11 6 5 11 4 15 4 19 3 22, 220 तो ये हो गए और 230 हो गए, 232 ये हो गए 232, राइट। अब आपको दिखाना है कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको ट्रेड बुल, तो ट्रेड बुल के जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हैं किससे, शेयर खान से। शेयर खान से कितने यूनिट ज़्यादा हैं वो अभी मैं आपको कैलकुलेट कर, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो 3 कितना हो जाएगा 50 50 तो ये हो गया, मतलब 5 ये हो गया, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे 80 85 यूनिट हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। 85 यूनिट को आपको 147 से डिवाइड करना है, आपका जो रेशियो आएगा वो को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो 80 या 5 बार जाएगा, 5 को फिर दोबारा कितनी बार जाएगा, तो 3 4 5 6 7, हाँ तो लगभग इसका आंसर 57.82 आएगा, ठीक है। तो गाइज सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा और देखिएगा आपका रोज स्कोर कितना बन रहा है। चलो गाइज, थैंक यू।